नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है इस लॉकडाउन के दौर में भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारा भी ये प्रयास आपके लिए सार्थक साबित हो रहा होगा। शायद हम पूर्णतः आश्वस्त नहीं है, फिर भी हमें उम्मीद है कि ये प्रयास आपके लिए थोड़ा सा सार्थक ज़रूर होगा। आपके ज्ञान में 1-8% की वृद्धि ज़रूर कर रहा होगा। लेट्स स्टार्ट, सीधे क्लास पे आते हैं अपन। भारत के संविधान, जो भारत का संविधान है उससे अक्सर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और संविधान रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स भी होती है, लेकिन ट्रिक से उसका उपयोग बहुत कम करें। बिना ट्रिक के आप इसको सीधा समझे तो बहुत आसान रहेगा। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रस्तावना या प्रीएम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान की शुरुआत ही प्रस्तावना से होती है। और ये प्रस्तावना क्या होती है तो समझ ले, एक मूवी होती है, उस मूवी का ट्रेलर आप ज़रूर देखते होंगे। उस ट्रेलर को देख के आप पूरी मूवी की जो भी स्क्रिप्ट है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। प्रस्तावना भी उसी प्रकार का एक अंग है संविधान का। प्रस्तावना क्या होती है तो भारतीय संविधान के मूल आदर्श, भारतीय संविधान के उद्देश्य और उसके कहाँ तक विस्तार है, इसको समझाने के लिए प्रस्तावना तैयार की गई थी। अर्थात प्रस्तावना संविधान के आदर्श, उद्देश्य और विस्तार को दर्शाती है। और यही जो प्रस्तावना है वो 395 अनुच्छेद है और जितने भी भाग है उसकी समरी कही जा सकती है। अर्थात ये संविधान का सारांश है, ऐसा कह सकते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कोटेशंस भी कहे हैं संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड, उसकी भी बात करेंगे। अब प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया उसकी भी चर्चा करेंगे, और प्रस्तावना का दार्शनिक आधार है वह कहाँ से आया। प्रस्तावना का विचार है, यह प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अमेरिका के संविधान की जो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यही की यही लाइन है वह भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। लेकिन इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, इसको पैराग्राफ में या पैरे में बांटा है, वह जो स्ट्रक्चर है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो कह सकते हैं विचार तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब भारत की प्रस्तावना का, संविधान की प्रस्तावना का दार्शनिक आधार क्या है तो हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जब कैबिनेट मिशन प्लान और ये बने थे तब जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे कि भारत का बनने वाला संविधान है वह किस प्रकार का रूप लेगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव है वह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया संविधान सभा के द्वारा। आपको 2 ही डेट्स याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जिसे पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दार्शनिक आधार है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दार्शनिक आधार जवाहरलाल नेहरू की का उद्देश्य प्रस्ताव है, इसलिए भारत की संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रीएम्बल कहा जाता है। अब बात करें भारत के संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को आप देखें तो बहुत सारे वर्ड्स से, उसी वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। हम भारत के लोग, पहला शब्द है हम भारत के लोग, और इसकी समाप्ति होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग से लगाकर लास्ट तक अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके बीच में बहुत सारे शब्द हैं, उनका कोई कोई मीनिंग है, उन मीनिंग्स पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर डेट्स की बात करें तो एक डेट आती है 26 नवंबर 1949। मतलब इस संविधान को अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949, और संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो ये एक यादगार डेट थी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह इन्फोर्स्ड हुआ था, मतलब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसे अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949।
इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर है। कब से? तो 2015 से। 2015 का वर्ष है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती वर्ष, 125वीं जयंती वर्ष मनाया गया था 2015 में। तो 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी जरूर याद रखें इसका लॉजिक क्या था। तो भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती वर्ष था 2015, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से मानी गई है। अब इस संविधान की प्रस्तावना को आप देखें, पूरा संविधान आपको पता होगा, मूल संविधान है वो टाइप किया हुआ नहीं है, प्रिंट किया हुआ नहीं है। मूल संविधान है वह हस्तलिखित है, इसको जरूर याद रखें। बहुत अच्छे कैलीग्राफर थे, उनके द्वारा ये लिखा गया था। तो ये छोटा मोटा प्रश्न है, पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कभी कभी काम आएगा कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, जो हिंदी में भी लिखी गई है और अंग्रेजी में भी लिखी गई है, इस मूल प्रति को हस्तलिखित रूप से लिपिबद्ध करने का श्रेय किसको है? तो इसके लिए एक नाम आता है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। ठीक है, ये प्रेम बिहारी नारायण जी थे, उनके द्वारा ही पूरा संविधान है वह हस्तलिखित है। और जब इनसे पूछा गया कि आप इसके लिए क्या मेहनताना लेंगे, तब उन्होंने कहा कि मुझे कोई मेहनताना नहीं चाहिए, बस मैं संविधान के हर पृष्ठ पे मैं अपना नाम लिखूंगा। नीचे ये प्रेम लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखें, संविधान के हर पृष्ठ पे ये प्रेम लिखा हुआ है। और एक बात और कही थी कि अंत में जब ये अंतिम पृष्ठ होगा संविधान का, उस पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। तो उनकी ये बात मानी गई, इसलिए संविधान जो हस्तलिखित है उसके हर पृष्ठ पर प्रेम लिखा हुआ है। यह प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा की जो हस्तलिखित कॉपी है उसमें मिलेगा। अब प्रस्तावना का ये जो है हस्तलिखित ड्राफ्ट है, उसका डिज़ाइन किसने किया, ये डिज़ाइन भी पूछा जाता है। इसके आसपास जो डिज़ाइन बनाई गई है वह राम मनोहर सिन्हा द्वारा बनाई गई थी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा और दूसरा नाम है राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों का योगदान है इस पूरी हस्तलिखित प्रतियों को बनाने में। अब बात करें भारत के संविधान में जितने भी शब्द है, आपने पूरी संविधान की प्रस्तावना है उसमें जितने भी शब्द है वो पढ़ लिया होगा। हम भारत के लोग, भारत को इस प्रकार से पूरा एक प्रस्तावना चलती है। इसमें जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, वहां से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो ये शब्द है उसको 3 भागों में हम बांट देते हैं। सबसे पहला तो ये शब्द बताते हैं संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा भारत का जो स्वरूप रहेगा वो किस प्रकार रहेगा, और तीसरा भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। तो हम जितने भी शब्द हैं उनका 3 भागों में वर्गीकरण कर देते हैं। सबसे पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ये शब्द लिया गया था अमेरिका के जो प्रस्तावना वहां से। हम भारत के लोग ये शब्द छोटा सा है लेकिन पूरा के पूरा इस संविधान का स्रोत बता देता है। तो संविधान का स्रोत या सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, तो संविधान में सर्वोच्च शक्ति है वह जनता में ही निहित है, अर्थात जनता ही सर्वोपरि है और जनता के हाथ में ही सारी शक्ति निहित है। तो संविधान का स्रोत भारत की जनता है, इसलिए आपको ये जरूर याद रखना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब हो गया भारत की जनता हो गई। तो भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। अब भारत का स्वरूप किस प्रकार से होगा, भारत की शासन किस प्रणाली किस प्रकार से होगी, उसकी बात करें तो कुछ शब्द आते हैं, 5 शब्द जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 3 शब्द हैं। सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या हुआ समझ लें। भारत है वह न तो किसी बाहरी शक्ति के अधीन है, न ही किसी बाहरी प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है। भारत है वो पूर्णतया स्वतंत्र है, अपने फैसले स्वयं लेता है, किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में नहीं है। अब एक अक्सर प्रश्न आता है कि फिर राष्ट्रमंडल की सदस्यता, जो ब्रिटिश डोमिनियन थे यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश थे, उनके लिए राष्ट्रमंडल बना था 1949 में। भारत 1949 से राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है लेकिन स्वैच्छिक है, वह राष्ट्रमंडल की सदस्यता तो ले ली है लेकिन उनके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये विकासकारी संस्था है उसका सदस्य है। तो सबसे पहला ही वर्ड हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
इसका अर्थ हो गया भारत है वह किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा ही शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ? मतदाताओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सरकार चलेगी। यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य लोकतंत्रात्मक कहलाता है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है वही शासन चलाने का काम करते हैं। गणराज्य तीसरा शब्द गणराज्य है, अर्थात जो भारत का राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी कि राष्ट्र प्रमुख होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा ब्रिटेन की तरह। यहाँ पे यह पद है जो भारत का सर्वोच्च पद है वह निर्वाचित ही होगा, कभी भी वंशानुगत नहीं होगा। इसलिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम दिया गया है गणराज्य, भारत गणराज्य, क्योंकि यहाँ पे जो शासन प्रमुख है या संवैधानिक प्रमुख है वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है और भारत में राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, यह निर्वाचित एक पद है। तो यहाँ पे गणराज्य का अर्थ भी आपने समझ लिया। एक शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द है वह वास्तव में रूस की क्रांति से उत्पन्न हुआ है। मार्क्सवादी आपने सुने होंगे, लेकिन भारत में जो समाजवाद है वह गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। जब ये संविधान का निर्माण हो रहा था तब गांधी जी की हत्या हो गई थी। अगर गांधी जी जिंदा रहते तो संविधान का बहुत सारा स्वरूप है और कुछ भिन्न होता। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है उसको भी समझें। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और आर्थिक संचयन को रोकना किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में, समाज के सभी वर्गों तक सभी लाभ पहुंचाना, यही समाजवाद कहलाता है। और भारत के संविधान में जो समाजवाद है वह गांधी जी और कुछ हद तक नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। तो समाजवाद भी शब्द हो गया। अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। ये इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष संविधान में लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। मतलब भारत न तो धार्मिक है, न ही अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है। ये तीनों ही चीजें हैं, ना तो धार्मिक है और ना ही अधार्मिक है, ना ही धर्म विरोधी है। धार्मिक तटस्थता ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है धार्मिक तटस्थता, अर्थात सरकार है वो सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगी और सभी धर्मों को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनको स्वतंत्रता है, अपना चाहे जो भी है वो धर्म मान सकते हैं। अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से फलीभूत होने का अवसर प्रदान करेगी। अर्थात धार्मिक तटस्थता है। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, न धर्म विरोधी है, ना ही अधर्मी है। यहाँ पे धार्मिक तटस्थता ये शब्द याद रखिए। पंथ निरपेक्षता का अर्थ सीधा धार्मिक तटस्थता से है। सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती है। तो पंथ निरपेक्ष लास्ट वर्ड था ये। अब यहाँ पे दो लास्ट वर्ड पड़े, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये दोनों ही शब्द हैं वह मूल संविधान की प्रस्तावना थी उसमें शामिल नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया। ये भी चर्चा करेंगे बाद में कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। अब बात करें संविधान के उद्देश्य क्या है। तो संविधान में उद्देश्य की बात की थी, क्या क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहला है न्याय। न्याय का अर्थ होता है भेदभाव रहित निर्णय करना ही न्याय कहलाता है। संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को समानता बिना किसी भेदभाव के। समझ लें, सामाजिक न्याय का मतलब हो गया बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है न्यूनतम वर्ग भेद होना ही नहीं चाहिए और हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब इसमें ये आ जाएगा पूरा। अनुच्छेद की बात हम अभी नहीं कर रहे, सिर्फ प्रस्तावना पे ही जा रहे हैं, अनुच्छेद इसके बाद लेंगे, मूल अधिकार है वो भी। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय, अर्थात राजनीति में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो संविधान में तीन प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है प्रस्तावना में। वह है, एक तो है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसके बाद बात की गई है स्वतंत्रता की। न्याय के बाद दूसरा आता है स्वतंत्रता।
एक व्यक्ति है वह स्वतंत्र है, किसके लिए? विचार अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, साथ में ही विश्वास एवं धर्म एवं उपासना के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के अधिकार में इसकी और चर्चा करेंगे। समता है। तीसरा समता। समता का मतलब है हर व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त होगी। तो ये तीन चीजें हैं। न्याय, न्याय के बाद आता है स्वतंत्रता और समता, और एक बिंदु और आता है अखंडता। भारत में भातृत्व के भाव से अखंडता बनाई जाएगी। यह किस प्रकार का राज्यों का संघ है वो अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य क्या है? न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समता मिले और भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में आगे और निखारा जाए। अब संविधान के ये शब्दों की बात कर ली। संविधान के जितने भी मूल शब्द हैं उनके उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है भारत का, और प्रस्तावना में जो जनता स्रोत है, संविधान की सर्वोच्च शक्ति है वो कौन है, उसकी चर्चा कर ली। अब महत्वपूर्ण कोटेशन आते हैं इस प्रस्तावना के बारे में। 4 कोटेशन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको भी जरूर याद रखें। सबसे पहला कोटेशन आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। हिदायतुल्लाह द्वारा क्या कहा गया था? संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है, ये जरूर याद रखें। दूसरा, अल्लादी कृष्णा स्वामी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने कहा था हमारे स्वप्नों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करती है संविधान की प्रस्तावना, ये भी जरूर याद रखें। के.एम. मुंशी ने कहा था यह संविधान की जन्म कुंडली है, अर्थात प्रस्तावना से ही सारी चीजें साफ हो जाती है। तो संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। और एक नाम आता है अर्नेस्ट वॉकर। अर्नेस्ट वॉकर की किताब जरूर याद रखें। उन्होंने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी एक बुक है। इसी बुक में उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखा था सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की कुंजी बोला था। इसको जरूर याद रखें, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की कुंडली। पुस्तक का नाम भी जरूर याद रखें, किसने कहा था ये भी आपको याद रखना है। तो ये कोटेशन महत्वपूर्ण थे। लेकिन एक चौथा कोटेशन है जो आता है नानी पालकी वाला। इसका कोटेशन ही आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये व्यक्ति कौन थे इसकी भी बात करेंगे हम। नानी पालकी वाला ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का परिचय पत्र है। अब संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है या नहीं है, इसके लिए 2 ऐसे वाद हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें एक वाद के बारे में आपको जानकारी रखनी है। एक वाद आता है बेरूबारी वर्सेस यूनियन, यानी कि संघ, भारत सरकार। बेरूबारी वाद था वह 1960 में, और 1960 के इस बेरूबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। ठीक है ना, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिसने संविधान के इतिहास में एक माइलस्टोन कहा जाता है, इसी माइलस्टोन में एक वाद और आता है स्वामी केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। स्वामी केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973। यह संविधान के मूल ढांचागत सिद्धांत को यहीं से जन्म देता है यह वाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में दिए गए निर्णय को पलट दिया था। कि पहले कहा कि प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। अब इस केशवानंद भारती के बारे में बात करें, इस मामले के बारे में, तो ये नानी पालकी वाला जो अंतिम कोटेशन पड़ा था वह इसी केस से संबंधित है। स्वामी केशवानंद यह केरल के रहने वाले थे और शंकराचार्य की एडनीर मठ केरल में आता है, वहाँ के एक संत थे। 19 साल में इन्होंने संन्यास ले लिया था। यह विवाद केवल संपत्ति का था जो केरल हाई कोर्ट में दाखिल हुआ था। अब यह संपत्ति विवाद था, लेकिन जाते जाते संविधान की प्रस्तावना तक पहुंच गया। अब इनके वकील कौन थे? स्वामी केशवानंद भारती के। तो ये नानी पालकी वाला है वह इनके वकील थे, और इन्होंने ही फिर कहा था संविधान का परिचय पत्र, जो कोटेशन आता है एन पालकी वाला, यही नाम आता है। ये केस कब आया, कब तक चला, कौन मुख्य न्यायाधीश थे, उसकी भी चर्चा करेंगे।
यह केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर 1972 और 31 अक्टूबर 1972 से ये केस चला 23 मार्च 1973। 23 मार्च 1973 तक ये केस चला। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपने सुना होगा एस.एम. सीकरी। 23 मार्च तक ये केस चला। इसके बीच में 68 दिन तक सुनवाई चली और 24 मार्च को 703 पृष्ठ का एक फैसला दिया था सीकरी साहब ने और 24 मार्च को फैसला देने के बाद 25 मार्च को ये सेवानिवृत्त हो गए थे। 24 मार्च 1973 और सीकरी साहब थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 25 मार्च 1973 को। तो ये इनके जीवन का अंतिम फैसला था, लेकिन ये फैसला है वो अमर हो गया। अब इस फैसले में केशवानंद स्वामी जीते या हारे? तो 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ थी जिन्होंने इस केस की सुनवाई की थी। इसमें एक तो सीकरी साहब थे और 12 अन्य न्यायाधीश थे और 7 और 8, ठीक है ना, 7 और 6 के मामूली बहुमत से स्वामी केशवानंद ये केस हार गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पूरे भारत के संविधान की काया पलट दी और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहले कहा था संविधान का अंग नहीं है 1960 में, लेकिन 1973 यानी कि 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है और उसमें भी अन्य तरह से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त जोड़ दी कि इसमें कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं होगा और इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे या मूल विशेषताओं को प्रभावित करे। अर्थात पॉजिटिव अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, नेगेटिव अमेंडमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह जो वाद है, इसी वाद से संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत है वह अस्तित्व में आया। अब बात करें इसी केस की, तो इस केस में यह फैसला आने के बाद एक और केस की बात करते हैं अपन कि क्या प्रस्तावना है वह न्याय योग्य है या नहीं है, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय है कि नहीं है। इसके लिए भी एक केस है, उसका नाम याद रखिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था मदन गोपाल वर्सेस संघ यानी कि भारत सरकार। यह मामला था 1957 में आया था और इस मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इतने सारी बातें हो गई। अब प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो फिर एक नाम आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी तक के भारतीय संविधान के इतिहास में प्रस्तावना में केवल एक ही बार परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द हैं, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और एक अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये तीनों ही मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। यह तीनों ही शब्द है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना। हमें लगता है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। आ जाए तो फिर आपका दुर्भाग्य है। कल से हम इसी प्रकार की क्लासेस स्टार्ट रखेंगे। तब तक थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।